स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। दोस्तों, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पटन इफेक्ट के बारे में। जी हाँ, हम लोग पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा, फिर हम लोगों ने उसके बाद हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी पढ़ लिया। हालांकि ये जो इफेक्ट है ये हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से पहले आया था, और ये जो इफेक्ट है, जो कॉम्पटन इफेक्ट जिसका नाम है, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के कौन से नेचर को, पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है, या फिर आप कहिए ये रेडिएशंस के पार्टिकल नेचर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। भाई पार्टिकल का तो पार्टिकल नेचर होता ही है, तो ये क्या बताता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर लाइट कह लीजिए, उसके पार्टिकल नेचर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है। क्योंकि पार्टिकल से टकरा रहा है तो उसका तो पार्टिकल नेचर होगा ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया जाता है, देखो ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया 1923 में किया गया, जिनका नाम था एच कॉम्पटन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मोनोक्रोमेटिक एक्स रे को किसके ऊपर डाला। मोनोक्रोमेटिक का मतलब यहाँ पर है सिंगल वेवलेंथ की जो लाइट है, हालांकि प्योरली मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, लेकिन फिर भी नियर अबाउट मोनोक्रोमेटिक एक्स रे को एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट करवाया गया। ठीक है, जो मोनोक्रोमेटिक एक्स रे आ रही होगी उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ भी होगी, या फिर कहिए उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी होगी, मतलब एच ने उसकी एनर्जी है, और वो किसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। जो इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर। तो यहाँ से कौन आता है, यहाँ से आपकी एक्स रे आती है जो मोनोक्रोमेटिक है, जिसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत कम, मतलब कि वेवलेंथ उसकी सिंगल वेवलेंथ आप कह लीजिए, या फिर सिंगल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को, सिंगल फ्रीक्वेंसी की एक्स रे को, बल्कि सही शब्दों में कहूं सिंगल फ्रीक्वेंसी की एक्स रे को इंसिडेंट करवाया गया इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो जो ऑब्जर्वेशन हुई ना, जब ऑब्जर्व किया गया तो इस इलेक्ट्रॉन ने इस एक्सरे को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। इस इलेक्ट्रॉन ने एक्सरे को क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। और जब ये स्कैटर्ड रेडिएशन को ऑब्जर्व किया गया, जब इन स्कैटर्ड जो रेडिएशन इसने, मान लीजिए यहां से रेडिएशन आई, एक्सरे आई, और इसको क्या कर दिया, इसको इस इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, स्कैटर कर दिया। जब स्कैटरिंग के बाद इस रेडिएशन की वेवलेंथ को देखा गया तो इसकी वेवलेंथ क्या मिली, ज्यादा मिली, या फिर क्या कहूं इसकी एनर्जी क्या मिली, कम, या फिर क्या कहूं इसकी फ्रीक्वेंसी क्या मिली, कम। मतलब इंसिडेंट की वेवलेंथ तो कम थी, और जो स्कैटर्ड है उसकी वेवलेंथ क्या थी, ज्यादा थी। अब स्कैटर्ड की वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब क्या, स्कैटर्ड की एनर्जी क्या थी, कम थी। तो ओवरऑल कहानी में क्या हुआ है एनर्जी का लॉस हुआ है। ओवरऑल कहानी में क्या हुआ है, एनर्जी का जो है वो लॉस हुआ है। अब एनर्जी का लॉस कैसे हुआ होगा, भाई ऐसा मानते पार्टिकल नेचर को बता रहा है ना, तो ओवरऑल क्या हुआ होगा, जब यहां से एक्सरे, सिंगल वेवलेंथ की एक्सरे आई होगी, इस इलेक्ट्रॉन से टकराई होगी, और इस इलेक्ट्रॉन को धक्का मार देगी इस साइड, एक साइड, और एक साइड क्या हो जाएगी, खुद स्कैटर हो जाएगी। जब वो धक्का मार रही होगी इस इलेक्ट्रॉन को, वो तभी मार पाएगी जब वो क्या होगा, पार्टिकल होगा। कौन, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। जब एक्सरे में भी जो पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, एक्सरे में भी जो एनर्जी होगी वो पार्टिकल की फॉर्म में होगी, वो क्वांटा की फॉर्म में होगी, वो पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी होगी। तो कोई ना कोई एनर्जी का पैकेट आया होगा, इससे कोलाइड किया होगा, इसको एक साइड धक्का मार दिया होगा, और खुद रेडिएशन दूसरी डायरेक्शन में निकल गई होगी। जब धक्का मारा होगा तो कुछ एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन ले गया होगा अपने साथ, जिसकी वजह से इसका मोमेंटम कितना हो जाता है, मास इंटू वेलोसिटी m इंटू वी के बराबर हो जाता है। अब यहां जो इलेक्ट्रॉन गया इसकी वेलोसिटी कितनी है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है भाई, v इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। पहले इलेक्ट्रॉन रेस्ट के ऊपर था और क्या किया गया, बाहर से रेडिएशन डाली गई, एक्सरे सिंगल वेवलेंथ की डाली गई, फिर एक्सरे किसी एंगल पर स्कैटर हो गई, और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, यहाँ से डिफ्लेक्ट हो गया, अपनी पोजीशन चेंज कर गया। इलेक्ट्रॉन ने क्या गेन कर लिया, मोमेंटम गेन कर लिया, मतलब काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली। मतलब इलेक्ट्रॉन ने कुछ ना कुछ एनर्जी किससे ले ली, एक्सरे से ले ली। तो ये जो कहानी केवल तभी संभव हो सकती है जब एक्सरे के पास कैसा नेचर हो, पार्टिकल के जैसा नेचर हो। क्योंकि पार्टिकल इससे टकराया होगा, कुछ एनर्जी इसको दी होगी, ये अपनी जगह से हिल गया। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉल रखी हो, एक बॉल आई, इससे टकराई, इसको यहाँ भेज दे, और बॉल कहाँ हो गई, बॉल का जो एंगल है वो क्या हो गया, चेंज हो गया एज कंपेयर टू इंसिडेंट डायरेक्शन। सही है, बॉल की जो डायरेक्शन वो चेंज हो जाएगी। तो ऐसा कब हो सकता है, जब ये भी पार्टिकल हो और आने वाली रेडिएशन भी क्या हो, पार्टिकल की तरह ही क्या कर रही हो, बिहेव कर रही हो।
जो ये वेवलेंथ का बदलाव आता है, आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कम और जाने वाली या फिर स्कैटर होने वाली वेवलेंथ की जो रेडिएशन की जो वेवलेंथ है, आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कम और स्कैटर्ड रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वो क्या, ज्यादा। इसको ही क्या कहा जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट जो है वो कहा जाता है, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है। The particle nature of radiation was confirmed to be correct with the help of the experiment performed by H. Compton in 1923. He found that if a monochromatic X-ray, monochromatic का मतलब क्या भाई, X-rays consisting of single wavelength, मतलब सिंगल वेवलेंथ की X-rays को क्या किया गया, बम्बार्ड किया गया, इंसिडेंट करवाया गया इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आर अलाउड टू हिट ए मटेरियल ऑफ लो एटॉमिक वेट, उनको हिट करवाया गया। अब ये सीधा इलेक्ट्रॉन को तो हिट करवा नहीं सकते कि भी इलेक्ट्रॉन तू यहाँ रुक जा और तेरे ऊपर रेडिएशन डाल देंगे, ऐसा नहीं कर सकते। लो एटॉमिक वेट का जो मटेरियल है वो लिया गया, जैसे कि यहाँ पर ग्रेफाइट का एग्जांपल दिया गया है, और उसके ऊपर रेडिएशन डाली गई। तो उसके बाद जो रेडिएशन स्कैटर्ड हुई ना, उसमें क्या था, उसमें केवल वो रेडिएशन नहीं थी जिनकी फ्रीक्वेंसी या फिर जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट के बराबर थी, उसमें वो भी रेडिएशन थी जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट से क्या थी, बड़ी थी। यही कहना चाहता है। जब एक ग्रेफाइट का ब्लॉक लिया गया, ग्रेफाइट के ब्लॉक के ऊपर इधर से एक्सरे डाली गई, अब इस ब्लॉक ने क्या किया, एक्सरे को स्कैटर कर दिया अलग अलग डायरेक्शन में। एक्चुअल में स्कैटर किसने किया है, वो इलेक्ट्रॉन ने स्कैटर किया। उस ग्रेफाइट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्होंने क्या किया है, एक्सरेज को स्कैटर कर दिया। जब एक्सरे को स्कैटर किया तो जो स्कैटर्ड एक्सरे देखी गई उनमें वो रेडिएशन भी थी जिनकी वेवलेंथ वही थी जो इंसिडेंट की थी, उनमें वो रेडिएशन भी थी जिनकी वेवलेंथ इंसिडेंट से क्या थी, ज्यादा थी। तो ये जो फिनोमिना है इसे क्या कहा जाता है, द फिनोमिना द इफेक्ट इज नोन एज कॉम्पटन इफेक्ट। मतलब आने वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कम और स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा, मतलब आने वाले की एनर्जी ज्यादा और स्कैटर होने वाली वेवलेंथ की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, ज्यादा। हम लिखते हैं ना, एनर्जी का इनवर्स रिलेशन होता है वेवलेंथ के साथ। अगर स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ ज्यादा तो स्कैटर्ड की एनर्जी क्या होगी, कम होगी, यही बोल रहा है। बट ऑल्सो कंटेन्ड रेडिएशंस ऑफ हायर वेवलेंथ और लो फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। आगे लिखता है, as the scattering is produced by electrons and it must be due to collision between electron and x-ray photon। एक्चुअल में जो कोलिजन है वो इलेक्ट्रॉन ने करवाया है, फिर जो स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये किस वजह से हुआ होगा, ये हुआ होगा भाई किसकी वजह से, ये एक्स-रे के फोटोन की कोलिजन की वजह से हुआ होगा। जब वो किससे टकराए होंगे, इलेक्ट्रॉन से टकराए होंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या कंसिडर करेंगे, एज ए टारगेट कंसिडर करेंगे। इलेक्ट्रॉन जो ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन है उनसे कौन टकराएंगे, एक्सरे के फोटोन जो है वो टकरा जाएंगे। ठीक है, दैट मस्ट हैव रिजल्टेड इन द इंक्रीज इन वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रे। बस और कुछ नहीं कहना चाहता, मैंने आपको बता दिया सारा कुछ। एक्चुअल में क्या बोलना चाह रहा है, एक्चुअल में ग्रेफाइट का जो ब्लॉक है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वही रिस्पॉन्सिबल हैं एक्सरे की वेवलेंथ को बढ़ाने में, स्कैटर्ड एक्सरे की वेवलेंथ को बढ़ाने में। यही लिख रहा है नीचे, जब इंसिडेंट एक्सरे आई होंगी उनकी वेवलेंथ कम रही होगी, जब वो इलेक्ट्रॉन से कोलाइड कर गई होंगी, उनके फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराए होंगे, तो एक्सरे को स्कैटर कर दिया होगा, और स्कैटर होने के बाद जो रेडिएशन देखी गई होंगी उनकी वेवलेंथ क्या रही होगी, ज्यादा रही होगी। मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी उन्होंने किसको दे दी, ग्रेफाइट के इलेक्ट्रॉन्स को दे दी, और इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से शिफ्ट होकर कहाँ, किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे, डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, जिनकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ mv² होगी, या फिर जो कितना मोमेंटम गेन कर लेंगे, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर मोमेंटम गेन कर लेंगे। तो इस ओवरऑल फिनोमेना को क्या कहा जाता है, कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। दूसरी बात यहां पर देखिए, एक बार यहां पर देखिए भाई, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्कैटर्ड रेडिएशन। स्कैटर्ड और इंसिडेंट के बीच में, इंसिडेंट रे और स्कैटर्ड रे के बीच में जो एंगल होगा उसे क्या कहा जाता है, थीटा कहा जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि सारा खेल इसी थीटा का है। सारा खेल किसका है, इसी थीटा का है। दोस्तों जब इसकी वेवलेंथ, अब स्कैटर्ड की वेवलेंथ तो बड़ी है, अब स्कैटर्ड की वेवलेंथ तो क्या है, बड़ी है। अब जब स्कैटर्ड की वेवलेंथ बड़ी है और इंसिडेंट की छोटी है,
तो जब डेरिवेशन किया गया, हालांकि जब आप फिजिक्स में इसको पढ़ते हो इसका डेरिवेशन भी करवाया जाता है, लेकिन आपके केमिस्ट्री में आपके सिलेबस में डेरिवेशन आता नहीं है। तो जब स्कैटर्ड रेडिएशन की वेवलेंथ जो ज्यादा है उसमें से इंसिडेंट एक्स रे की जो वेवलेंथ उसको घटाया जाता है, तो वो आपके पास आती है इस एक्सप्रेशन के बराबर, डेल्टा लैम्डा बराबर लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा, एच ओवर एम सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए भाई, लैम्डा डैश क्या है या फिर एच बताऊं, एच आपका प्लैंक कांस्टेंट है, एम क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का मास, सी क्या है स्पीड ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ एक्स रे, लाइट कह लीजिए या फिर क्या कहिए एक्स रे कह लीजिए, दोनों में से कुछ भी कह लीजिएगा। मतलब एम तो क्या है इस इलेक्ट्रॉन का मास है, सी क्या है इस एक्स रे की स्पीड है, ठीक है, एच प्लैंक कांस्टेंट है, थीटा क्या है वो एंगल जिस एंगल के ऊपर फोटोन स्कैटर हुए हैं, मतलब जिस एंगल के ऊपर फोटोन क्या हुए, मतलब फोटोन इस डायरेक्शन में आए होंगे और इस एंगल पर क्या हो गए होंगे, स्कैटर हो गए होंगे, मतलब एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे एंड स्कैटर्ड एक्सरे। मैं यहां पर सही से लिखूं तो ये क्या है, एंगल बिटवीन थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे एंड स्कैटर्ड एक्सरे। इंसिडेंट और स्कैटर्ड एक्सरे के बीच का जो एंगल होगा उसे क्या कहा जाएगा, थीटा कहा जाएगा। लैम्डा क्या है भाई, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, लैम्डा डैश क्या है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन है, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी क्या होगा, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन, ये रहा भाई मास इनटू वेलोसिटी, यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आया है आपके पास आया है ये एक्सप्रेशन बना है भाई, डेल्टा लैम्डा बराबर हमने लिखा है, ऊपर लिखा हुआ हालांकि लैम्डा डैश वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड रेडिएशन माइनस वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट डिवाइड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्पीड ऑफ एक्सरे इनटू 1 माइनस कोस थीटा। ये बना है भाई आपके पास एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या है इसको क्या कहा जाता है, डेल्टा लैम्डा को हम बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, जो डेल्टा लैम्डा लिखा गया है इसे हम कहते हैं कॉम्पटन शिफ्ट, दिस इज योर कॉम्पटन शिफ्ट, इसे हम बोलते हैं दोस्तों कॉम्पटन शिफ्ट, दिस इज योर कॉम्पटन शिफ्ट। समझ में आ रहा होगा शायद आपको। इसका डेरिवेशन अगर आपको देखना तो आपको फिजिक्स की किसी भी बुक के अंदर आपको इसका डेरिवेशन जो हो देखने को मिल जाएगा, आपके केमिस्ट्री में इसका डेरिवेशन आता नहीं है इसलिए हम आपको डेरिवेशन नहीं करवा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों भारत में आप किसी भी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी से आपका कॉलेज एफिलेटेड है, अगर आप वहाँ से ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी कर रहे हैं, तो आपके कंप्लीट सेमेस्टर के जो कोर्सेज हैं वो विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। कंप्लीट सेमेस्टर मतलब सर क्या, कंप्लीट सेमेस्टर का मतलब है आपके बीएससी का पहला सेमेस्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 के 6 सेमेस्टर का जो रिकॉर्डेड कोर्स है जिसमें आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, वो विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। तो ऐप कहाँ मिलेगी वो भी मैं बताऊंगा, आगे बढ़ते हैं पहले। दूसरी बात, अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो सीयूईटी पीजी का जो पेपर होता है, जो एमएससी एंट्रेंस होता है, जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए देना पड़ता है, उसका भी कोर्स हमारी ऐप के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं ताकि आपको जॉब जो है वो आपकी सिक्योर हो जाए, या तो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के अंदर, तो आपको आईआईटी से एमएससी की तरफ जरूर जाना चाहिए। अगर आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं आईआईटी जैम के कोर्सेज की तरफ। आईआईटी जैम का जो पेपर होता है वो आईआईटीज में एडमिशन के लिए होता है, जैसे सीयूईटी पीजी का जो पेपर होता है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए, एमएससी के एडमिशन के लिए होता है। उसके बाद आईआईटी जैम के थ्रू आपको आईआईटीज या एनआईटीज में एडमिशन आपका देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अगर आपने आईआईटी जैम की तैयारी अच्छे से करी है और आप एमएससी करते हो किसी अच्छी जगह से, अच्छी आईआईटी से, तो उसके बाद आप आईआईटी गेट के पेपर के थ्रू सीधी जॉब हासिल कर सकते हो पीएसयूज के अंदर। अब ये पीएसयूज क्या है सर, ये पीएसयूज है भैया पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जैसे कि आपका ओएनजीसी, इंडियन ऑयल हो गया, एनटीपीसी हो गया, बीएआरसी हो गया। आपको इन सब जगहों पर क्या मिलेगी, ऑफिसर लेवल की जो जॉब है वो आपको मिलेगी, ठीक है। डीआरडीओ हो गया, डीआरडीओ तो चलो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, पीएसयूज है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, वो अलग है। प्राइवेट और पब्लिक दोनों में ही आपको जो जॉब है वो आपकी सिक्योर हो जाती है अगर आप गेट का पेपर देते हो, और जॉब भी छोटी मोटी नहीं बहुत जबरदस्त वाली जॉब होती है, ठीक है।
या फिर आप आईआईटी से एमटेक कर सकते हैं, या फिर आपको पीएचडी के दौरान फेलोशिप भी मिल जाती है। ठीक है, एमएससी चाहे आपने आईआईटी से करी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करी हो, आप ये दोनों आईआईटी गेट का पेपर में बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप आईआईटी से एमएससी करते हैं तो अच्छी जगह, मतलब मोर बेटर जगह से एमएससी करते हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है भाई क्या होने की, आईआईटी गेट में अच्छी रैंक मिलने की। उसके बाद अगर आप एमएससी कर रहे हैं तो सीएसआईआर नेट के बारे में आपको पता ही होगा, जो आपको एलिजिबल बनाता है भारत में किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आपका क्या है, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, आपको क्वालिफाई करना होता है। अगर आप इसमें अच्छी रैंक हासिल कर लेते हैं तो आपको फिर से फेलोशिप मिलती है पीएचडी के दौरान, ठीक ठाक अच्छी खासी फेलोशिप मिलती है, तो फेलोशिप के लिए भी जा सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये सारे कोर्सेज आपको विज्ञान वृक्ष के ऊपर मिल जाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जितने भी कोर्सेज आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब कोर्सेज की डेमो वीडियो भी आपको मिल जाएंगी विज्ञान वृक्ष ऐप के ऊपर, जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, मतलब एंड्रॉयड और आईओएस दोनों के लिए ही आपको मिल जाएगी, उनके पर्टिकुलर ऐप स्टोर के ऊपर। ठीक है, और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म या फिर हमारे नंबर्स के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो अगर आपको कैरियर रिलेटेड कोई भी क्वेरी करनी है तो। ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये हाँ जी, अब जो कॉम्पटन इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा उसके कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों आपके सामने ये लिख रहा है कि जो कॉम्पटन इफेक्ट है ना, वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या करता है, प्रूव करता है। कैसे करता है भाई, हालांकि ये तो उससे पहले ही आ गया था। जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो क्या करता है, वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रूव करता है। कैसे प्रूव करता है, हम मान लेते हैं कि जो एक्सरे आ रही हैं, जो एक्सरे आ रही हैं इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए, जो इंसिडेंट एक्सरे है, जो इंसिडेंट एक्सरे है, जो इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए आ रही है, जिसके बाद ये खुद तो स्कैटर्ड हो जाती है और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल लेता है, इलेक्ट्रॉन किसी और दिशा में, किसी और का होकर दूर की साइड निकल जाता है ये इलेक्ट्रॉन। जब ये इलेक्ट्रॉन किसी और का होकर भाग जाता है तो यहां पर यह कहा जाता है जैसे ही एक्सरे इस इलेक्ट्रॉन से टकराई, मैं क्या करता हूं, जैसे हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में दोस्तों हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज किया था भाई, रेडिएशन को इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाला तो इलेक्ट्रॉन क्या कर गया, अपना पाथ बदल गया था। वैसे यहां पर भी हो रहा है। क्या हुआ, एक्सरे डाली गई, ये क्या है आपकी स्कैटर्ड एक्सरे है, स्कैटर्ड एक्सरे है। ठीक है, यहां पर क्या था आपका, इंसिडेंट एक्सरे थी। सही है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहां पर भाग रहा है, जो इलेक्ट्रॉन यहां से गया है, यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको, अब ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बतानी थी। अब जैसे एक्सरे के फोटोन इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं या फिर कुछ मोमेंटम ट्रांसफर कर देते हैं। जैसे ही वो इसको एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, या फिर कहिए अपने मोमेंटम को चेंज कर देता है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बदल देता है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन और काइनेटिक एनर्जी को बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मतलब एक्यूरेसी के साथ, सर्टेनिटी के साथ इसकी जो काइनेटिक एनर्जी कहिए या फिर इसका मोमेंटम कहिए या फिर इसकी पोजीशन कहिए, इसकी वेलोसिटी कहिए, उनको बताने में दिक्कत हो जाती है, वो एक्यूरेटली नहीं बता सकते हैं। और यही क्या आपका, यही तो आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। यही क्या है जी, आपका हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यहाँ पर लिखा भी गया है। अगर एक्सरे को यूज किया जाए पोजीशन और मोमेंटम बताने के लिए इलेक्ट्रॉन का, आफ्टर कोलिजन द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे ऑफ फोटोन इज फाउंड टू बी मोर, मतलब जब कोलिजन हो जाता है, मतलब लैम्डा डैश, और ये क्या है लैम्डा, तो लैम्डा डैश हमेशा ही आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। तो मतलब स्कैटर्ड की जो एनर्जी है वो आपको हमेशा क्या मिलेगी, ई स्कैटर्ड इज ऑलवेज लेस देन ई इंसिडेंट। इंसिडेंट से हमेशा स्कैटर्ड की जो एनर्जी हो क्या मिलेगी, कम मिलेगी। मतलब कुछ एनर्जी किसको दे दी, इलेक्ट्रॉन को दे दी। दिस इंप्लाइज दैट स्कैटर्ड एक्सरे फोटोन हैज लोअर एनर्जी। ठीक है, हेंस इट्स एनर्जी मस्ट हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द इलेक्ट्रॉन। इसने अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर दी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी। देयरफॉर चेंज एंड सो द मोमेंटम विल चेंज, मतलब इसने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी जिससे उसकी काइनेटिक एनर्जी बदल गई और हेंस मोमेंटम भी क्या हो गया, चेंज हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी पोजीशन या मोमेंटम को सर्टेनिटी के साथ बता नहीं सकते। अगला कहता है जैसा कि हमने लिखा, क्या लिखा सर, जैसा कि हमने लिखा डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम सी इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो जो कॉम्पटन शिफ्ट है ना,
वो कॉम्पटन शिफ्ट है वो क्या होगी, वो इंसिडेंट एक्सरे के ऊपर डिपेंड, इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब हमने क्या लिखा, हमने लिखा डेल्टा लेमडा, देखिए ध्यान से देखिए भाई, डेल्टा लेमडा बराबर H/mc इंटू 1 माइनस कोस थीटा। हमने क्या देखा, हमने देखा भाई डेल्टा लेमडा जो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं भी डेल्टा लेमडा के सामने इंसिडेंट की वेवलेंथ नहीं है, या फिर इंसिडेंट एक्सरे की जो वेवलेंथ है वो नहीं आ रही इस फॉर्मूले के अंदर। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि भाई जो कॉम्पटन शिफ्ट है, जो डेल्टा लेमडा है, वो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, वो इंसिडेंट एक्सरे की वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा क्या कहता है, द कॉम्पटन शिफ्ट डजंट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज्ड एज टारगेट। जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करती जो आपने यहाँ पर मटेरियल लिया है टारगेट के लिए। अगर आपने यहाँ पर ग्रेफाइट लिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप यहाँ पर कोई और मटेरियल लेते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती। कॉम्पटन शिफ्ट डिपेंड करती है स्कैटर्ड एंगल के ऊपर। मतलब ये जो एंगल बना है इंसिडेंट और स्कैटर्ड रेडिएशन के बीच में, कौन सा एंगल जी, ये जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है थीटा, कॉम्पटन शिफ्ट केवल और केवल इसी के ऊपर डिपेंड करती है। स्कैटर्ड रेडिएशन और इंसिडेंट रेडिएशन के बीच में जो एंगल बना है, कॉम्पटन शिफ्ट केवल उसी के ऊपर जो है वो डिपेंड करते हैं। देखो डेल्टा लेमडा, एच कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, इंसिडेंट रेडिएशन की स्पीड कांस्टेंट। कौन बदल रहा है, केवल थीटा बदल रहा है। थीटा जब बदल रहा है तो जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड करती है, थीटा के ऊपर ही डिपेंड करती है। ना तो वो इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ पे डिपेंड करती, ना ही वो किस नेचर का मटेरियल लिया है उसके ऊपर डिपेंड करती है। देखिए मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। हमने लिखा है डेल्टा लेमडा बराबर लेमडा डैश माइनस लेमडा H/mc इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखिए भाई, पहला, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री है तो कोस 0 क्या हो जाएगा, कोस 0 डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो डेल्टा लेमडा क्या हो जाएगा, लेमडा डैश माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0। कोई भी कॉम्पटन शिफ्ट रहने वाली नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा H/mc इंटू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा लेमडा डैश इज इक्वल टू लेमडा। जो इंसिडेंट की वेवलेंथ है वही स्कैटर्ड की भी क्या है, वेवलेंथ है। दूसरा देखिए, दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहां पर क्या आ जाएगा, कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। कोस 90 कितना हो जाएगा, 0। अब यहां से क्या आ जाएगा, यहां से आएगा डेल्टा लेमडा बराबर H/mc 1 माइनस 0 इज इक्वल टू H/mc। जब आप सभी की वैल्यूज पुट कर दोगे ना तो ये कितना आ जाएगा भाई, 2.42 पिकोमीटर आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, जब आप प्लैंक कांस्टेंट रख दोगे, इलेक्ट्रॉन का मास रख दोगे और एक्स रे की स्पीड c रख दोगे तो ये आ जाएगा 2.42 पिकोमीटर। सही है। अब तीसरा केस क्या बनता है, अगर थीटा क्या हो जाए भाई, अगर थीटा हो जाए 180 डिग्री, अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो कोस 180 डिग्री कितना बनता है भाई, ये बनता है -1। ठीक है, तो यहां से क्या लिख पाऊंगा, डेल्टा लेमडा बराबर H/mc 1 माइनस -1, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ H/mc। तो ये कितना बन जाएगा भाई, 2 इंटू 2.42 पिकोमीटर इज इक्वल टू 4.84 पिकोमीटर। मतलब जब थीटा 180 डिग्री होगा उस टाइम जो कॉम्पटन शिफ्ट होगी वो सबसे ज्यादा होगी। जब थीटा 0 डिग्री होगा, मतलब थीटा 0 का मतलब क्या भाई, जिस ये थीटा 0 का मतलब क्या, ये सीधी ही चली जाए। ठीक है, तो उस टाइम कॉम्पटन शिफ्ट क्या होगी, 0 होगी। तो यहां से क्या पता चलता है कि भाई जो कॉम्पटन शिफ्ट है वो केवल और केवल किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, वो केवल और केवल एंगल बिटवीन इंसिडेंट एक्सरे एंड स्कैटर्ड एक्सरे के बीच में, इंसिडेंट एक्सरे और स्कैटर्ड एक्सरे के बीच में क्या कितना एंगल हो रहा है, कितना एंगल बन रहा है, केवल और केवल कॉम्पटन शिफ्ट उसी के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो दोस्तों ये था आपका कॉम्पटन इफेक्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।